हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बेसिकली आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 10 की अर्थशास्त्र को रिवाइज। ठीक है, याद होगा आपको कि मैंने इतिहास और हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसको कवर करवा दिया है। ओके, और अभी मैं आपको अर्थशास्त्र कवर करवा रहा हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ ही टाइम में भूगोल की वीडियो भी दे दूंगा। ओके, देखो मैक्सिमम बच्चों ने है ना अर्थशास्त्र का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर रखा होगा। मैक्सिमम बच्चों को इस चैप्टर के बारे में पता होगा। ठीक है, अब मैं अगर डायरेक्टली बिल्कुल डीप में जाकर चैप्टर दोबारा से समझाऊंगा तो इसका ज्यादा कुछ फायदा हो नहीं पाएगा। तो बेसिकली मैंने दूसरा तरीका निकाला है। दूसरा तरीका क्या है कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर से जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट टॉपिक है, इससे कौन सा क्वेश्चन है, ये सेकंड टॉपिक है, इससे क्या क्वेश्चन है ना, उसकी मैं वीडियो बना के आपको सारी की सारी चीजें समझा रहा हूं ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाए, टॉपिक भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाए और ये भी पता चल जाए कि इस टॉपिक के अंदर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल्दो अगर आपको चैप्टर की वीडियो देखनी हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट मेरा सजेशन ये रहेगा पहले ये देखो, उसके बाद आपको जो करना है वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे पहले ही सेंड हो चुकी है। ओके, चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आपका टॉपिक है, आपको पता है सबसे पहले तो वस्तु विनिमय के बारे में दे रखा है। तो वस्तु विनिमय क्वेश्चन यही है कि मुद्रा वस्तु विनिमय की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। वस्तु विनिमय का क्या मतलब होता है, जब चीजों की जगह चीजें ली जाती है उसको वस्तु विनिमय कहते हैं। बट उसके बाद आपको पता है कि मनी आ गया, पैसे आ गए, है ना, रुपए आ गए। इसने कैसे वस्तु विनिमय में आने वाली समस्याओं को हल किया। वस्तु विनिमय में बेसिकली तीन समस्या आती थी। पहली तो आती थी दोहरा संयोग। दोहरा संयोग यानी मान लो आपके पास चावल है, ठीक है, आपको गेहूं चाहिए और आपको चावल किसी को देना है। ठीक है, तो यानी चावल किसी को देना है और आपको गेहूं चाहिए, तो आपको किसी ऐसे बंदे को देखना पड़ेगा जिसको चावल चाहिए और जो गेहूं देने के लिए रेडी हो। तो यानी दोहरा संयोग की आवश्यकता पड़ती है वस्तु विनिमय में। बट जैसे ही पैसा आ गया तो दोहरे संयोग की आवश्यकता खत्म हो गई। दूसरा, ये बहुत ही सुविधाजनक था, सरल था और इसमें समय भी कम लगता था। और तीसरा, अब चीजों का जो मूल्य है वो आराम से नापा जा सकता था। पता है पहले क्या होता था कि जब वस्तु विनिमय होता था तो कभी कभार 1 किलो चावल की जगह 10 किलो गेहूं दिए जाते थे और कभी 1 किलो गेहूं की जगह 10 किलो चावल दिए जाते थे। तो कोई माप नहीं था, बट रुपए के आने की वजह से, मुद्रा के आने की वजह से माप भी आ गया। ठीक है, चलो, यानी हमें कंफर्म हो गया कि इस चीज की जगह इतनी ही क्वांटिटी देनी है और इस क्वांटिटी की जगह इतनी ही क्वांटिटी देनी है। अगर कोई 100 रुपए देता है तो उसको इतने किलो चावल देने हैं, इतने किलो गेहूं देना है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो 2018 में, 17 में, ऑल इंडिया 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों करते हैं। हम जो पैसे का उपयोग करते हैं ना, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है कि हम चीजों को खरीदने के लिए पैसे का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं। क्यों जी, हम मनी का यूज क्यों करते हैं, क्या रीजन है कि हम वो कागज के टुकड़े का यूज करते हैं। तो पहला रीजन तो ये है कि भारत सरकार द्वारा अधिकृत होता है ना। मान लो, जैसे कि मान लो मैं हूं, मैं एक पेपर पे साइन करके दे दूं और 100 रुपए लिख दूं, तो क्या वो नोट कहलाएगा? द आंसर इज नो। अगर मैं क्या उससे कोई चीज लेने जाऊंगा तो मेरे को मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि वो भारत सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। बट जो रुपए होते हैं, मुद्रा होती है, वो भारत सरकार द्वारा अधिकृत होती है, इसलिए इसका उपयोग होता है। दूसरा है कि इसकी जो पूर्ति होती है ना, डिमांड और इसकी सप्लाई होती है, मांग और पूर्ति होती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियंत्रित करता है। कितने पैसे छापने हैं, कितने नहीं छापने, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैसे कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे छापता है, यानी केंद्र सरकार के बिहाफ पे छापता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में कोई भी भारतीय मुद्रा स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। ये भी इसी वजह से भी हम भारत की मुद्रा, यानी जो हमारी मुद्रा है यानी रुपए है, उसका प्रयोग करते हैं कि कोई भी से लेने से मना नहीं कर सकता, बस फटा हुआ नोट ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि मुद्रा का उपयोग मूल्य के माप के लिए भी किया जाता है। तो इसलिए भी, क्योंकि ये माप वगैरह बताता है कि ये 10 किलो चावल जो है वो 150 रुपए के हैं, 100 रुपए के हैं, तो ये माप बताता है चीज़ों का। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, मुद्रा का उपयोग करते हैं। तो ये चार रीजन है, ये आपको लिखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले यार, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। 11,000 से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखना, आप 10th के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे। ठीक है, और ये वेबसाइट भी है, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो नोट्स तो मैं सारे के सारे अपलोड कर चुका हूँ। कहाँ पर? वेबसाइट पे mainpointstudy.in जाकर लिखना, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, डायरेक्टली आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। कोई जीपी लिंक वगैरह या कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मांग जमा को मुद्रा क्यों माना जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं मांग जमा का मतलब क्या होता है। बैंक के अंदर जो आप पैसे जमा कराते हो ना, उसको मांग जमा कहा जाता है। इसको मांग जमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जरूरत पड़ने पर आप इसे निकाल सकते हो, यानी मांग पड़ने पर आप उन पैसों को निकाल सकते हो, तो इसीलिए इसको मांग जमा कहा जाता है। ओके, और साथ में इसको भुगतान करने के लिए भी उपयोग कर सकते हो। मान लो मेरे अकाउंट में अभी 150 रुपए हैं, ठीक है, और मेरे को आपको 50 रुपए देने हैं, तो मैं अपने अकाउंट से क्या करूंगा, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो वो अपने पैसे जो है मैंने ट्रांसफर कर दिए,
तो ये भी क्या है कि मांग जवाब एक सुविधा देता है हमें, है ना। अपने बैंक में पड़े पैसे का उपयोग भी हम दूसरे की पेमेंट करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भुगतान करने में इस्तेमाल करते हैं। और ये आधुनिक अर्थव्यवस्था की मुद्रा है ना। आज तो सब कुछ देखो पेमेंट बैंक वगैरह से ही होती है ना। चलो नेक्स्ट है ऋणाधार। क्या होता है ऋणाधार? मैं बताऊं ना, सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं तो ऋणाधार वो चीज होती है जिसको गिरवी रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको 1000 रुपये चाहिए, है ना। मैं बोलूंगा और आप मेरे पास आएंगे, सर मेरे को 1000 रुपये दे दो। मैं बोलूंगा नहीं यार, मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो आप बोलोगे कि सर ये लो, मेरे घर के कागज ले लो 1000 रुपये में, ठीक है, और मेरे को 1000 रुपये दे दो अभी के लिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ कि मान लो अपने घर के कागज रखवा के 1000 रुपये ले लिए मेरे से, तो वो जो घर के कागज है वो क्या है? दैट इज ऋणाधार। तो यही है, यह एक संपत्ति है जो उधारकर्ता यानी जो उधार लेता है उसके पास होती है और ऋणदाता को गारंटी के रूप में दी जाती है। तो मैं कौन हूं? ऋण दे रहा हूं आपको, लोन दे रहा हूं, 1000 रुपये दे रहा हूं, मैं ऋणदाता। आप कौन हो गए? उधारकर्ता। तो आपने मेरे को अपने घर के कागज दिए एक गारंटी के तौर पे। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ है, यानी अगर आप मेरे को 1000 रुपये देने में असमर्थ हो, तो मैं क्या करूंगा? आपके घर के कागज बेचकर अपने पैसों को रिकवर कर लूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले, ये हमारे अलग अलग यूट्यूब चैनल है। मेन पॉइंट टैग जो है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पे मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है। 11,800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और मजे की बात है सिर्फ 29 वीडियो है, ठीक है। इस पे जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, ठीक है। मैं यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाता हूँ, एनिमेशन वीडियो बना के आप यूट्यूब से अर्न कैसे कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे कम से कम वेबसाइट, मैंने अभी आपको वेबसाइट के बारे में बताया ना, तो मैंने जो वेबसाइट बनाई है एकदम फ्री में बनाई है, खुद से बनाई है। तो वो आप कैसे बना सकते हो उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है, ओके। और ये मेन पॉइंट गेमिंग का चैनल है बेसिकली, हाँ ये गेमिंग का ही चैनल है। 2000 से ज़्यादा इस पर भी सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मन करे तो आ जाना। 6 महीने बाद इस पर वीडियो आएगी एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। और ये यूनिक वर्ल्ड का है, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, आरबीआई जो है, ठीक है, उसकी भूमिका बताइए कि जो आरबीआई है वो क्या क्या काम करता है। पहला काम तो मैं आपको बता चुका हूं कि भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है? करेंसी नोट जारी करता है। किसके बिहाफ पे, किसके नाम पर, किसकी ओर से? केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है। नेक्स्ट है कि आरबीआई जो है वो ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी रखता है। ऋण के औपचारिक स्रोत का मतलब क्या होता है? जैसे जो बैंक वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जो सरकार के कंट्रोल में होते हैं, तो आरबीआई ये देखता है कि जो बैंक है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन पे निगरानी रखने का काम होता है। नेक्स्ट है कि आरबीआई वास्तव में नकदी संतुलन बनाए रखने में बैंकों की निगरानी करता है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हर बैंकों को है ना अपने पास कुछ कैश रखना पड़ता है, वो सारे पैसों को लोन पे नहीं दे सकता। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि बैंक पता है पैसे कैसे कमाता है। मैंने 100 रुपए बैंक में जमा कराए, तो वो 100 रुपए को बैंक उसमें से कुछ पोर्शन अपने पास रख लेता है, क्योंकि मान लो मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंक से मांगूंगा, और बाकी पैसों को लोन पे दे देता है। तो आरबीआई ये नजर रखता है कि बैंक ऐसा ना हो कि सारे पैसे लोन पे दे दे, कुछ पैसे अपने पास रखे, नकदी संतुलन बनाए रखे, यानी कुछ पैसे अपने पास कैश में रखे, क्योंकि अगर मान लो जिन लोगों ने बैंक में पैसे जमा कराए उनको जरूरत पड़ जाए तो इसलिए कैश रखना पड़ता है। और कुछ कुछ बैंक जो है वो थोड़ी चीटिंग करते हैं, कैश नहीं रखते, तो आरबीआई नजर रखता है कि बैंक ऐसा ना करे। और लास्ट पॉइंट है कि आरबीआई यह भी देखता है कि बैंक जो है वो केवल अमीर अमीर लोगों को लोन ना दे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन ना दे, गरीब लोगों को भी लोन दे ताकि वो भी आगे बढ़ सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैंकों की ऋण गतिविधियों के बारे में बताइए, या आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि बैंक की आय के स्रोत की व्याख्या करें, कि बैंक जो है वो पैसे कैसे कमाता है, ठीक है। देखो मैं आपको वैसे तो बता ही चुका हूं कि बैंक अपनी जमा राशि का एक छोटा सा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखता है, कुछ पैसे अपने पास रखता है, और बाकी से अच्छा क्यों रखता है? इसे जमाकर्ताओं को भुगतान करने वाले प्रावधान के रूप में रखा जाता है, जो भी किसी भी दिन बैंक से पैसे लेने के लिए आ सकता है, ठीक है। यानी जैसे 100 रुपए मैंने जमा कराए तो बैंक क्या करेगा कि 15 रुपए तो कम से कम अपने पास रखेगा और बाकी का लोन देगा। 15 रुपए अपने पास वो क्यों रखता है? ताकि अगर मान लो जैसे मैंने 100 रुपए जमा कराए थे, तो अगर मेरे को कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाए तो बैंक मेरे को दे सके, इसलिए कैश रखा जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो जमा का बड़ा हिस्सा ऋण देने के लिए उपयोग किया जाता है, और बाकी जो पैसे हैं जो 85 रुपए बचे उसको बैंक में लोन देने के लिए किया जाता है। अब बैंक क्या करता है? थोड़ी चतुराई दिखाता है। बैंक पता है क्या बोलता है कि जो हम जमा करता है, जैसे मैंने 100 रुपए जमा कराए तो मैं जमा करता हूं, तो बैंक मेरे को 101 रुपए देगा। बट जिसने बैंक से लोन लिया है, बैंक उससे बहुत ज्यादा पैसे लेता है। अगर 85 रुपए दिए तो बैंक उससे 110 रुपए लेता है, ठीक है। मान लो 110 रुपए लेता है, तो बैंक क्या करेगा? 1 रुपया मेरे को, मतलब 110 रुपए में से
101 रुपए मेरे को दे देगा और बाकी जो 9 रुपए बची वो बैंक की इनकम। तो ऐसे बैंक जो है वो पैसे कमाता है, ठीक है। वो क्या करता है, बेसिकली एक मध्यस्थता का काम करता है उन लोगों के बीच में जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और उन लोगों के बीच में जिनको पैसे की जरूरत है। मैंने पैसे जमा कराए, मेरे पास पैसा है, और जिसको पैसे की जरूरत है, उन दोनों के बीच में बैंक एक मध्यस्थता की तरह काम करता है, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में सीधा आपकी क्वेश्चन शीट मतलब क्वेश्चन पेपर में सीधा गिरने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये कि औपचारिक और अनौपचारिक स्रोत जो होते हैं ऋण के, उनका डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। कि ऋण के स्रोतों की व्याख्या करें, औपचारिक और अनौपचारिक बताना है। यहाँ से अनौपचारिक के 2 उदाहरण पूछे गए हैं, मैंने सारे क्वेश्चन मिला दिया आपके लिए। देखो, अनौपचारिक ऋण के स्रोत क्या होते हैं जिन पे सरकार आराम से नजर रख सकती है, जैसे कि बैंक, सरकार नजर रख सकती है ना उन पे, बैंक की सारी डिटेल गवर्नमेंट के पास जाती है। और हो गया जी आपका कोऑपरेटिव्स, ठीक है। कोऑपरेटिव हो गए, बड़े बड़े जो आप कह सकते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, ये सारे के सारे होते हैं। और अगर हम अनौपचारिक ऋण के स्रोत की बात करें तो इसमें अच्छा, कोऑपरेटिव्स को सहकारी समितियां कहते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ तो ये देखो यहाँ भी लिखा है सहकारी समितियां। कोऑपरेटिव्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भी लोन देने के काम आते हैं। अनौपचारिक ऋण के स्रोत कौन से होते हैं, जैसे कि मैं, अगर आपने मेरे से 1000 रुपए लिए तो गवर्नमेंट को क्या पता चलेगा, गवर्नमेंट को तो कोई पता नहीं चलेगा, गवर्नमेंट क्या नजर रखेगी। तो ये होते हैं अनौपचारिक ऋण के स्रोत, ठीक है। अच्छा, अब यही डेफिनेशन लिखी हुई है, अनौपचारिक ऋण के स्रोत सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जबकि ये जो होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते, ठीक है। इस पे कोई भी कानून वगैरह नियम का पालन नहीं होता, जबकि इसमें कानून का पालन होता है। दूसरा, जो औपचारिक जो ऋण का उद्देश्य होता है ना, वो होता है सामाजिक कल्याण। बैंक से जब आप लोन लेते हो तो बैंक गरीब लोगों को भी लोन क्यों देता है, ताकि उसको सामाजिक कल्याण हो सके, ताकि देश आगे बढ़ सके, गरीब लोग भी आगे बढ़ सके। बट अगर आप अनौपचारिक स्रोत से लोन लेते हो, मेरे से लोन लेते हो, तो मैं क्या देखूंगा, मैं तो अपना फायदा देखूंगा। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली प्राथमिक उद्देश्य के लिए होता है, पैसे कमाने के लिए होता है, लाभ कमाने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आरबीआई औपचारिक स्रोतों की गतिविधियों पर नियंत्रित करता है, नजर रखता है, जबकि इसकी इस पर कोई नजर नहीं रखता। नेक्स्ट है कि औपचारिक स्रोत आमतौर पर कम ब्याज वसूलते हैं, ठीक है। बैंक जो है वो कम पैसे वसूलते हैं, जबकि आप अगर अनौपचारिक से लोगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं, ज्यादा ब्याज पे पैसे लेते हैं। जैसे मान लो आप अगर बैंक से 100 रुपए मांगोगे ना, बैंक आपसे 110 रुपए मांगेगा। बट अगर आप अनौपचारिक स्रोत से मांगोगे ना 100 रुपए, तो वो बोलेगा कि मेरे को अगले महीने 200 रुपए दियो, तो इसलिए ज्यादा ब्याज मांगता है। नेक्स्ट है कि बैंक में अगर आपको लोन चाहिए तो आपको ऋणाधार की आवश्यकता पड़ती है, जबकि यहाँ पर ऋणाधार की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कोई भी चीज को गिरवी नहीं रखवाना पड़ता यहाँ पर, ठीक है। इसका एग्जांपल है बैंक और सहकारी समिति, और इसका जो है वो साहूकार हो गया, व्यापारी, श्रमिक, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह, ये सारे के सारे हमारे अनौपचारिक स्रोत के उदाहरण हो गए, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश ग्रामीण परिवार अभी भी ऋण के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर क्यों हैं। मतलब आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो बड़े बड़े अपने साहूकार से या अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से लोन लेते हैं, है ना। क्यों, ऐसा क्यों है। पहली बात तो यह है कि बहुत सारे गांव के अंदर ऐसे भी गांव है जहां पर बैंक उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और बैंक बहुत ज्यादा दस्तावेज वगैरह मांगता है जो उनके पास नहीं होते, ठीक है, गरीब लोगों के पास, इसलिए वो बैंक से लोन नहीं लेते। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो बैंक है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ऋणाधार भी मांगता है, कोलेटरल, के कुछ गिरवी रखो, तो उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता गरीब पर्सन के पास, तो इसलिए बैंक उसको लोन नहीं देता, तो इसलिए वो बैंक से लोन लेते भी नहीं। और लास्ट पॉइंट है कि जो ग्रामीण लोग हैं अनौपचारिक तरीके से अमीर परिवारों से आसानी से लोन मिल जाता है। अभी आप बैंक में जाओगे, धक्के खाओगे, वो बोलेगा लंच टाइम में अगले दिन आना, बट ऐसा साहूकार के साथ नहीं है। साहूकार के पास गए, साहूकार ने सीधा 200 रुपये दे दिए, बात खत्म, जितने चाहिए उतने ले लो, ठीक है। बट अगले महीने ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से आसान होता है लोन लेना अनौपचारिक स्रोत से, बट हाँ वो ब्याज ज्यादा देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कारण है कि बैंक कुछ उधारकर्ताओं को उधार देने के लिए तैयार नहीं होते, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन है, वो बैंक में गया, बैंक ने मना कर दिया हम आपको लोन नहीं दे सकते, तो क्या क्या रीजन हो सकता है। इसका रीजन ये हो सकता है, क्या पता इतिहास के कुछ ऐसे मामले हो जिसमें उसने बैंक से कुछ फ्रॉड कर दिया हो। जैसे कि मान लो मैं हूं, मैंने ना पहले भी बैंक से 5,000 करोड़ का मान लो लोन लिया था, मैं उसको चुका नहीं पाया, और फिर मैं एक और लोन लेने जा रहा हूं, तो बैंक मेरे को मना कर देगा कि हम आपको लोन नहीं दे सकते, आपने पहले भी घोटाला किया, आपने पहले भी अपना जो लोन है उसको नहीं चुकाया, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। तो इस वजह से भी बैंक कभी कभार लोन नहीं देता, ओके। और अगर बैंक को लगता है कि लोन चुकाने में असमर्थ है तो नहीं देता बैंक उसको लोन। नेक्स्ट है कि देश के विकास के लिए ऋण की क्या भूमिका है, ये बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
थोड़ा घुमा के पूछा जा सकता है कि बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उदाहरण के सहित कथन का समर्थन करें। तो देखो, ऋण जो होती है आर्थिक वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो ऋण होता है, जो लोन जब दिया जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक विकास करता है देश में। जैसे देखो, अगर मान लो मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास माइंड बहुत है, मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे को पैसे चाहिए, बैंक अगर मेरे को लोन देगा तभी तो मैं बिजनेस सेटअप कर पाऊंगा, पैसे कमा पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अधिक धन उधार लेने से व्यापार में वृद्धि होती है। जितना आप ज्यादा लोन ले पाओगे उतना ही आप अच्छा बिजनेस अपना कर पाओगे, है ना। तो इसलिए जो विकास होता है वो कहीं ना कहीं ऋण की आपूर्ति का प्रमुख कारण है। जितना लोन मिल पाएगा, ठीक है, जितना लोन एक देश अपने लोगों को दे पाएगा उतना ही देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे मान लो बैंक ने मेरे को लोन दिया, अब मैं अमीर हो गया तो मैं टैक्स भी तो चुकाऊंगा, तो उससे कहीं ना कहीं देश का विकास होगा, और पैसा घूम फिर के देश के लोगों के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि इससे लोगों को अपना व्यवसाय चलाने में भी विस्तार मतलब आप कह सकते हो विस्तार करने में मदद मिलती है, अपना बिजनेस वगैरह का विस्तार करने में मदद मिलती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो देश के अंदर जो ऋण है ना, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, एक सकारात्मक भूमिका निभाता है, और देश की प्रगति को आगे ले जाता है। ठीक है, ये वैल्यू बेस्ड जैसा क्वेश्चन है और ये आ सकता है, बहुत अच्छे से देख लेना, सीधा 5 नंबर का बनेगा ये क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। 2015 में आया, और ये देखो ऑल इंडिया में आया है, और ये भी 2000 ऑल इंडिया 2015 में 16 में, ऑल इंडिया 2016 में आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वयं सहायता समूह गरीबों की मदद कैसे करते हैं। पहले तो सुन लो स्वयं सहायता समूह क्या होता है। अब देखो, एक जो नॉर्मल पर्सन है वो फंस गया, कैसे फंस गया, अगर उसको लोन चाहिए तो या तो साहूकार के पास जा सकता है वो, या बैंक के पास जा सकता है। साहूकार लेता है ज्यादा ब्याज तो इसलिए वो जाएगा नहीं। बैंक मांगता है ऋणाधार, कुछ गिरवी रखा हो तो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगा। तो गरीब लोगों ने, या जिनके गांव में बैंक वगैरह नहीं होते, वो क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं। गांव के ही 15-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और हर महीने जो भी उनकी बचत होती है 25 से लेकर 100 रुपये वो जमा कराते रहते हैं। और जो भी सदस्य होते हैं उनमें से अगर किसी को पैसे की जरूरत पड़ जाए तो वो अपने ही सदस्य को लोन पे पैसे दे देते हैं, और वो भी बहुत ही कम ब्याज पे। ठीक है, तो यही है हमारा स्वयं सहायता समूह। और अगर स्वयं सहायता समूह अपने पैसे इकट्ठे करने में रेगुलर है ना, तो बैंक भी उनको लोन दे देगा, ठीक है, और वो भी बिना ऋणाधार के। तो ये एक अच्छी बात है, और इससे फायदा ये होता है स्वरोजगार के अवसर पैदा होते हैं, है ना। अब मेरे को देखो बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है, आसानी से लोन मिल जाएगा, बिजनेस वगैरह सेटअप कर पाऊंगा मैं, क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, और साहूकार का कोई झंझट भी नहीं है। तो ऐसे ही स्वयं सहायता समूह कहीं ना कहीं गरीब लोगों की हेल्प करता है ना, बिना झंझट के लोन देता है, वो भी बहुत कम ब्याज पे। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋणाधार की कमी की समस्या को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह उधारकर्ता की सहायता कैसे करते हैं। तो वही बात है, वही आपको लिखना है कि जो लोग होते हैं अगर उनको पैसे चाहिए होते हैं, कम ब्याज पे पैसे चाहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह उनको देता है। अगर बचत वो नियमित है तो बैंक भी उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। और ऐसी छोटी छोटी सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बिना जमानत यानी आप कह सकते हो ऋणाधार के छोटे छोटे ऋण भी ले सकता है। और समय पर पुनर्भुगतान के कारण बैंक स्वयं सहायता समूह को ऋण दे देता है। ठीक है, अगर वो टाइम टू टाइम जो है बैंक से अगर किसी स्वयं सहायता समूह ने पैसे लिए हैं, ठीक है, और बैंक देख रहा है कि यार ये स्वयं सहायता समूह रेगुलरली पैसे चुका रहा है जो जो उसने लोन लिया है, तो बैंक उनको बिना कोलेटरल के, या मैं बोलूँ बिना ऋणाधार के, बिना किसी चीज को गिरवी रखे भी लोन दे देता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उदाहरण के साथ साख की प्रमुख महत्वपूर्ण सकारात्मक भूमिका का वर्णन करें। ये बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है ना, ऊपर वाले ही क्वेश्चन का, यानी ये जो हमने देखा था ना भारत से रिलेटेड था, उसी के बारे में दे रखा है, उसी के बारे में समझाना। बट आप एक बात नोटिस करोगे, इसमें लिखा है भारत देश, है ना, और यहाँ लिखा है भारत, बट इसमें कुछ नहीं लिखा। तो इसमें ना आप एक नॉर्मल एग्जांपल दे सकते हो कि कैसे एक पर्सन ने लोन लिया। जैसे इसमें एग्जांपल भी दे रखा है कि एक पर्सन ने, राम ने जूता बनाने के लिए लोन लिया, है ना, वो लोन जो है वो सक्सेसफुल हो गया, पैसे कमा लिए उसने, और अपना लोन भी वापस चुका दिया, और कहीं ना कहीं उसने भी खुद पैसे कमा लिए, है ना। चलो ये हमें समझ आ गया। एक चीज इस चैप्टर में और बता दूं, जो 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऋण जाल। अच्छा, ऋण जाल क्या होता है, इसको कहते हैं डेट ट्रैप। जब कोई पर्सन फंस जाता है और अपना जो लोन है, ठीक है, वो पे नहीं कर पाता, अपना जो ऋण है जब वो पे नहीं कर पाता, तो इसी को कहते हैं हम क्या, डेट ट्रैप। ठीक है, ऋण जाल जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 100 रुपए का लोन लिया, मैं चुका नहीं पाया, ठीक है,
और चलो मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ, अपने पड़ोस की बात करते हैं, पाकिस्तान की फेवरेट कंट्री है मेरी, जब भी ऐसा कुछ एग्जांपल देना होता है तो वही याद आती है। पाकिस्तान ने क्या किया, चाइना से लोन लिया, ठीक है, $2-3 बिलियन का चाइना से लोन लिया। अब फिर जब चाइना बोल रहा है कि हमको इंटरेस्ट दो और पैसे दो, तो उसके पास थे नहीं, अब वो गया सऊदी अरेबिया के पास, कहता जी हमको लोन दे दो। तो सऊदी अरेबिया ने कहा ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, और उसने उस लोन को पे करने में, यानी चाइना को पे करने पे लगा दिया। अब वो फंस चुका है, अब वो लोन चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए भी लोन ले रहा है, तो फंस चुका है। तो इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि बैंक जमा के क्या लाभ है, बैंक में पैसे जमा कराने के क्या लाभ है, बैंक चेक की फैसिलिटी देता है ना, और मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है, वही कॉइन वगैरह जो है ना, और पैसे वगैरह हैं, और आप इंटरनेट बैंकिंग, चेक वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हो, है ना। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में डाले हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। और बैंक और सहकारी समितियां के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उधार गतिविधि को विस्तार करना क्यों आवश्यक है, ताकि वो जो मतलब ये पूछा गया है कि बैंकों को गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा अब लोन देना क्यों शुरू करना चाहिए, ताकि जो वो गरीब लोग हैं ना हमारे गांव के, वो साहूकार के जो ऋण जाल वाली प्रॉब्लम है और वो जो ज़्यादा ब्याज लेते हैं उससे बच सके। ठीक है, चलो आई होप ये वाला चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, फुर्ती से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आ जाती है जी हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जी क्या, हमारे चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण। ठीक है, चैप्टर का नाम ऐसा ही था, वैश्वीकरण था। ठीक है, चलो, यानी ये चैप्टर नंबर 4 है। ओके, ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण। अब करते हैं इसके क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, या कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, वो अपने उत्पादन को कैसे फैला सकती है अलग अलग देशों में। तो देखो इसके 3 तरीके हैं। जैसे कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है अमेरिका की, अगर वो भारत के अंदर व्यापार करना चाहती है, भारत के अंदर आना चाहती है, तो उसके पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके उत्पादन, भारत में उत्पादन शुरू करने के? तो पहला तरीका तो ये है कि भारत के अंदर कोई अगर कंपनी पहले से ही है तो उसके साथ पार्टनरशिप कर ले। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां पार्टनरशिप करती है। ओके, तो वैसे ही इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, मारुति इंडिया की थी, सुजुकी जापान की थी, तो उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, तो सुजुकी ने इंडिया के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब इससे ना जो इंडिया की कंपनी होती है उसको भी फायदा होता है। कैसे? उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, एडिशनल पैसे। अब आप अगर आपके साथ कोई पार्टनरशिप कर रहा है तो आपको तो फायदा देगा ना, यानी आपको भी तो पैसे देगा। तो हमें क्या कर, तो इंडियन कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, वो जापानीज कंपनी अगर कोई आती है तो वो पैसे देती है पार्टनरशिप करने के लिए, और न्यू टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ये फायदा होता है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मिलती है ना। चलो, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि डायरेक्टली उस कंपनी को खरीद ही ले। जैसे कि वॉलमार्ट अमेरिका की कंपनी थी, उसने इंडिया के फ्लिपकार्ट को खरीद लिया डायरेक्टली, है ना। और कारगिल फूड्स ने डायरेक्टली परक फूड्स को खरीद लिया, तो डायरेक्टली खरीद लिया। ये दूसरा तरीका है। ओके, और तीसरा तरीका है जो लोकल कंपनी होती है ना, उसको एज ए सप्लायर यूज किया जाए। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लो मैं भी बता दूं कि एक टाइम पे मैंने भी एक फुटवेयर कंपनी में एज ए जूनियर असिस्टेंट वर्क किया था। तो हम भी क्या करते थे, हमारी कंपनी क्या करती थी कि जो आप कह सकते हो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, रिबॉक हो गया, रिलैक्सो हो गया, ये सारी की सारी कंपनी हमें मटेरियल प्रोवाइड करती थी, हम उनको बनाकर वापस भेजते थे और वो अपना टैग लगाकर बेचते थे, है ना। तो उन्होंने हमको एज ए सप्लायर की तरह यूज़ किया। ओके, चलो, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वेबसाइट पे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वैश्वीकरण है उसने भारत को कैसे फ़ायदा पहुंचाया है। तो वैश्वीकरण के फ़ायदे आपको बताने हैं। ठीक है, और क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि वैश्वीकरण जो है वो उपभोक्ता और जो हमारे उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर जो चीज़ें बनाते हैं, उन दोनों के लिए ही फायदेमंद है, कैसे आपको बताना है। ओके, और वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच में अधिक प्रतिस्पर्धा, इससे उपभोक्ता को लाभ होता है, ये भी बताइए। मतलब ओवरऑल आपको वैश्वीकरण का फायदा बताना है। तो जो वैश्वीकरण हो रहा है उससे सबसे पहले उत्पादकों को यानी कस्टमर को क्या फायदा है, अलग अलग ब्रांड की चीज़ें मिलती है उनको, है ना, और सस्ती दरों पर, कम पैसे देने पड़ते हैं चीज़ों के लिए, और अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें मिलती है। जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है? पहली बात तो उनको दूसरे देश के अंदर भी अपनी चीज़ें बेचने का मौका मिल जाता है। अब अगर कोई इंडिया की कंपनी चाइना जाती है तो चाइना में भी तो अपना सामान बेचेगी, तो एक मौका मिल गया हमें, ये वैश्वीकरण की वजह से ही हो पाया। और साथ ही में हमें दूसरे देशों की नई नई तकनीकें भी मिलती है, बाहर की कोई टेक्निक है वो इंडिया के अंदर आती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारी उन्हें अपनी कंपनियों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया गया निवेश मिलता है, यानी पैसे भी तो मिलते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अगर आती है एमएनसी इंडिया के साथ पार्टनरशिप करती है इंडिया की किसी कंपनी के साथ, तो कहीं ना कहीं पैसे भी मिलते हैं, निवेश भी मिलता है, तो ये भी एक फायदा हुआ है। तो ये भी किसकी वजह से हो पाया है?
ये भी हमारे वैश्वीकरण की वजह से हो पाया है। जैसे कि चाइना जो है वो क्या नाम है उसका, जैक मा ने पेटीएम के अंदर इन्वेस्ट किया है। कहाँ का बंदा है वो, चाइना का। करा का इन्वेस्ट इंडिया की कंपनी में, तो ये इससे इंडिया को फायदा होना, ये वाला पॉइंट है फिर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि श्रमिकों को क्या फायदा हुआ, यानी लेबर को क्या फायदा हुआ। पहली बात तो है कि जो लोग काम करते हैं उनको जॉब मिल पाई, ज्यादा से ज्यादा एमएनसी इंडिया के अंदर खुलेगी, है ना, तो लोगों को जॉब देगी ना। अब अपने पास से तो बंदे लेकर नहीं आएगी कि आपको यहाँ काम करना है ना। अमेरिका की अगर कोई मान लो जैसे यहाँ पर है जियोमी वगैरह, है ना, शियोमी क्या कहते हैं, जियोमी कहते हैं, शोमी कहते हैं, शाओमी कहते हैं, है ना। तो ये जो कंपनियां हैं अमेरिका की कंपनी, एप्पल वगैरह हो गई, यहाँ पर अगर कोई प्लांट खोलती है तो अपने बंदे अमेरिका से थोड़ा ना पकड़ के लाएगी, यहाँ के लोगों को जॉब देगी, तो उनको जॉब मिल जाती है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि नौकरी के अवसर प्रदान करते हैं, बेरोजगारी खत्म करने में देश की हेल्प करता है, और नौकरियों के भी अवसर प्रदान होते हैं और उनका जीवन स्तर सुधरता है। ओके, चलो ये वाला भी समझ आ गया। ये टेलीग्राम चैनल, ये सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना आप। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत सरकार कैसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। भारत की गवर्नमेंट जो होती है, भारत की सरकार जो होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करती है कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर आके पैसे लगाए, है ना। तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या कर रही है, तो मैं आपको बताऊं कि भारत की सरकार क्या कर रही है, भारत के अलग अलग एरिया के अंदर विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रही है। इसको कहते हैं हम SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, बेसिकली ये वो एरिया होता है जहां पर जो सरकार है वो A1 फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, खाने की फैसिलिटी, सड़क की फैसिलिटी, है ना, और शिक्षा की सुविधा, बिजली पानी, A1 24/7 बिजली आती है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर अगर कोई कंपनी आती है बाहर की तो उसको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें कर रही है हमारी इंडियन गवर्नमेंट, ताकि MNC बाहर की जो कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर आके अपना प्लांट वगैरह खोले, इन्वेस्ट वगैरह करे। और लास्ट पॉइंट ये है कि भारत सरकार ये भी ध्यान रखती है कि जो लॉ है ना वो बहुत ज़्यादा कठोर ना बनाया जाए। जो लेबर लॉ है, श्रम कानून जो है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी बनाया जाए हमारे MNC के लिए, ताकि उनको कोई परेशानी ना आए और वो बहुत प्यार से इंडिया के अंदर अपना काम वगैरह कर पाए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी भी 3 शर्तों की जांच करें जिन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा अपनी उत्पादन इकाइयों को स्थापित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी MNC जो है, भारत दूसरे देश की कोई कंपनी है, अगर इंडिया के अंदर अपना प्लांट लगाना चाहती है तो वो पहले क्या क्या देखती है, यानी अगर किसी भी देश के अंदर वो अगर अपना प्लांट लगाना चाहती है, अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो वो क्या क्या चीज़ें देखती है, वो 3 चीज़ें देखती है। पहला कि जो श्रमिक है वो उपलब्ध है या नहीं है, ठीक है, यानी जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर है नहीं है, उनमें नॉलेज है नहीं है, ये चीज़ें देखती है। और सस्ते लेबर है नहीं है। आप देखोगे ना ज़्यादातर आपको फैक्ट्रियाँ जो है वो चाइना में, इंडिया में, बांग्लादेश, इन सारे देशों में आपको, चाइना में तो खासकर बड़े बड़े हेडक्वार्टर मिलेंगे कंपनी के। क्यों, रीज़न क्या है, वहाँ पर जो लेबर है वो स्किल्ड भी है और सस्ते भी है। नेक्स्ट है कि जी बाजार भी होना चाहिए। चाइना में देखो इतनी पॉपुलेशन है, चीज़ें भी बिक जाती है, तो ये भी देखा जाता है, MNC ये भी देखती है ना। अब मान लो वेटिकन सिटी, जहाँ की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, वहाँ पर प्लांट लगाने का या हेडक्वार्टर बनाने का क्या फ़ायदा। नेक्स्ट है सरकारी नीतियाँ। जो दूसरे देश की सरकार है, जो MNC है, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, वो ये भी देखती है कि दूसरे देश की जो गवर्नमेंट है वो भी MNC के प्रति, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी के प्रति अच्छा रवैया रखती है नहीं रखती, कहीं वो भेदभाव तो नहीं करती, क्या वो हमारी जो कंपनी है उसको बंद तो नहीं करवा देगी, उनकी पॉलिसी कानून जो है वो हमारे लिए अच्छे हैं या नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखती है MNC जब भी वो दूसरे देश के अंदर अपना प्लांट लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कैसे प्रेरित किया है। यहाँ आपको आ सकता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने देश में हमारी सेवाओं के उत्पादन को फैलाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये सारा का सारा बताना है, अलग अलग मतलब क्वेश्चन अलग अलग है बट लैंग्वेज सेम ही है क्वेश्चन की, है ना, यानी क्वेश्चन सेम ही है, लैंग्वेज थोड़ी सी अलग अलग है। और देखो 2015 में, 16 में, 14 में, 17 में, 10 में, पता नहीं कितनी बार आ रखा है ये। और इसका आंसर सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के फायदे बताने हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बहुत तेज बनाया है। अगर हम पिछले 50 साल की बात करें तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया है, और इसी की वजह से जो दूर की चीज़ें होती है वो भी भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ओके, और इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास वर्तमान समय में दूर संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेज गति से परिवर्तन हो रहा है। और साथ में बाकी जो चीज़ें उनसे, उनमें भी जो टेलीफोन वगैरह है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, इनमें भी बहुत तेज गति से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या बहुत तेज गति से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है वैश्वीकरण के लिए। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि कंप्यूटर सुविधा, इंटरनेट सुविधा, दूरसंचार सुविधा, ठीक है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ना, परिवहन जो होता है, इन सब की वजह से ही हमारा वैश्वीकरण बढ़ा है। और ये सारी की सारी किसकी वजह से हो पाया है? टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है ना, इन सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट। ओके चलो, अब आता है जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके जी, ये है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर सीधा फिट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है। देखो, वैश्वीकरण के कुछ नुकसान भी है, कुछ फायदे भी है। ओके, तो न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा वैश्वीकरण होना चाहिए जिससे सबको लाभ हो, किसी को ज्यादा नुकसान ना हो। इसी चीज को कहते हैं हम न्याय संगत वैश्वीकरण। और आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सरकार जो है वो एक न्याय संगत वैश्वीकरण सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको न्याय संगत वैश्वीकरण का मतलब बताना है। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है और यह सुनिश्चित भी करता है कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो, यानी सबको फायदा हो, वैश्वीकरण से ज्यादा नुकसान ना हो किसी का। अब ये कैसे कर सकती है किसी देश की सरकार न्याय संगत वैश्वीकरण को बढ़ावा कैसे दे सकती है? तो देखो, पहला पॉइंट ये है कि जो सरकार है कैसे संभव बना सकती है। पहला पॉइंट देखो, ये लिखा है कि सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रम कानून का अच्छे से पालन हो और लोगों को उनका अधिकार मिले। इसका मतलब यह है कि सरकार ये देख सकती है कि जो एमएनसी के अंदर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंदर जो देश के लोग काम कर रहे हैं ना, उनके साथ ज्यादा गलत ना हो, क्योंकि वैश्वीकरण से कंपनी को तो फायदा हो रहा है बट लेबर को भी नुकसान ना हो। तो ये चीजें कर सकती है। सेकंड चीज क्या कर सकती है सरकार, जो छोटे छोटे उत्पादक होते हैं ना, उनकी हेल्प कर सकती है, ताकि जो एमएनसी है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, अगर वो किसी देश के अंदर आए तो छोटे जो आप कह सकते हो उत्पादक है, उनको ज्यादा नुकसान ना हो। ओके, और लास्ट पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो निवेश अवरोध भी लगा सकती है। निवेश अवरोध का मतलब है, अवरोधक का मतलब है कि सरकार अगर चाहे तो वो किसी चीज को आने से रोक सकती है। जैसे कि मान लो अगर हम चाहे तो चाइना की चीजों को रोक सकते हैं। अगर सरकार को लगता है कि चाइना बहुत गलत कर रहा है हमारे साथ, है ना, या कुछ भी ऐसा है, तो सरकार क्या कर सकती है, चाइना से आने वाली चीजों को रोक सकती है ना। अगर मान लो अगर चलो इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि चाइना से जो भी चीज़ें आ रही है ना, इससे इंडिया के प्रोड्यूसर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इंडिया की इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, तो हम अपना जो व्यापार है वो रोक सकते हैं। हम बोल देंगे कि हमने निवेश अवरोध लगा रखे हैं, या हम कह सकते हैं कि हमने व्यापार अवरोध लगा रखे हैं। ठीक है, चलो। और न्याय संगत नियमों को बनाने के लिए भी जो विश्व व्यापार संगठन है, जिसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1996 में बना था, 1995 में, 1 जन 1995 में बना था। और उसमें ये बात बोली जाती है, मतलब न्याय संगत नियमों को पालन करना चाहिए, यही बोलते हैं हमारे जैसे देश, जो विकासशील देश है ना, क्योंकि WTO है ना बहुत भेदभाव करता है, विकासशील देश को ही बहुत डांटता फटकारता है, बट जो विकसित देश है उसको कुछ नहीं बोलता। तो यही बात बोली गई है कि WTO को भी बोलना चाहिए, यानी विश्व व्यापार संगठन को भी ये बोलना चाहिए कि न्याय संगत नियमों का पालन किया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि वैश्वीकरण प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है, व्याख्या करें। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। देखो, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण में बहुत अहम भूमिका निभा रही है। क्या भूमिका निभा रही है कि विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं व सेवाओं के निवेश में और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में सबसे अहम भूमिका किसकी है? हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। अगर एमएनसी होती ही ना तो कभी भी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर आ ही नहीं पाती, है ना, क्योंकि उसको एक्चुअल में ना टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है। बट अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया के साथ पार्टनरशिप करे तो उनको फ्री में मिल जाती है ना। तो ये एमएनसी की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि वो इंडिया पे आके फिर कर रही है इंडियन कंपनी के साथ टाई अप। नेक्स्ट है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा दूसरे देश की वस्तु को ना केवल निर्यात करा जाता है बल्कि दूसरे देश में उत्पादन भी कर रही है। ठीक है, जैसे कि एप्पल है, एप्पल सिर्फ इंडिया के अंदर अपने फोन एक्सपोर्ट नहीं कर रही, वो इंडिया के अंदर भी फोन बनवा रही है एप्पल के। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वैश्वीकरण हो रहा है। वैश्वीकरण का मतलब अलग अलग जगह पर सारी चीजें फैल रही है ना, यानी एक एप्पल का फोन जो पहले अमेरिका में बनता था अब अलग अलग देशों में बन रहा है। ओके, नेक्स्ट है कि उत्पादन प्रक्रिया छोटे हिस्सों में विभाजित हो चुकी है और दूसरे विश्व में फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि उत्पादन प्रक्रिया में जो भी हिस्से होते हैं उसमें मतलब विभाजित हो चुकी है,
यानी देखो एक देश में कोई चीज़ बनेगी, जैसे मान लो कोई कार बनानी है तो एक देश से इंजन आ रहा है, एक देश से पेंट आ रहा है, एक देश से बॉडी आ रही है, तो ये अलग अलग चीज़ों से, यानी जो हमारी उत्पादन प्रक्रिया ना वो अब छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुकी है। और ये किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ और सिर्फ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की वजह से। लास्ट पॉइंट है, इसके परिणाम स्वरूप जो विदेशी निवेश है ना वो भी बढ़ा है, और विदेशी व्यापार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और देशों के बीच में परस्पर जुड़ाव बढ़ा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी है बहुत सारे, जैसे कि चीज़ें जो हैं, और मतलब इससे फ़ायदा भी ये हुआ है कि शिक्षा वगैरह जो है, प्रौद्योगिकी वगैरह है, निवेश वगैरह है, वो भी देश में बढ़ा है, और एक देश से दूसरी देश के अंदर चीज़ें भी जाती हैं ईजिली, सामान भी जाता है और लोग भी जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको उदाहरण सहित बताने हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वैश्वीकरण के, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट में तो वही चीज़ें आपको लिख देनी है जो फायदे हो रहे हैं। कौन कौन से फायदे हो रहे हैं? हमारे उपभोक्ता को क्या फायदे हो रहे हैं, उत्पादक को क्या फायदे हो रहे हैं, श्रमिक को क्या फायदे हो रहे हैं, तो सारे फायदे आपको लिख देने हैं। ठीक है, अब नुकसान भी सुन लो, नुकसान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नुकसान तो यह है कि कृषि को धक्का लगा है। ठीक है, बाहर से बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें आती है जिससे कहीं ना कहीं हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी बनी हुई कोई चीज़ें नहीं खरीदता, क्योंकि वो सस्ती भेजते हैं जो दूसरे देश से आती है। और साथ में गांव और शहरों के बीच में असमानता बढ़ी है। शहरों के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगती है, वो और ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और गाँव जो है उसमें कुछ नहीं लगता, तो वो और ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट है कि घरेलू उत्पादकों को वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ रहा है, उपभोक्ताओं को, उत्पादकताओं को। यानी देखो, जो भी दूसरे देश से कोई कंपनी आती है, मान लो दूसरे देश से फ़ोन की कंपनी आई, तो इंडिया के अंदर अगर कोई बची हुई छोटी मोटी फ़ोन की कंपनी है ना, वो भी बंद हो जाएगी। तो ये क्या नकारात्मक, क्योंकि बाहर की चीज़ें सस्ती आती है तो लोग उस पर जाते हैं, है ना, इम्पोर्टेड, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि विदेशी सतत पोषण विकास में सहायक नहीं है वैश्वीकरण। इसका मतलब है कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, और एमएनसी का एकाधिकार बढ़ा है। यानी एमएनसी जो है वो कहीं ना कहीं ये कोशिश करती है कि बाकी कंपनियां एकदम खत्म हो जाए। ठीक है, तो जो देश के लिए भी हानिकारक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उदारीकरण क्या है। ओके, और आपको बताना है कि उदारीकरण में से किसी 4 प्रभाव का वर्णन करें, यानी जो उदारीकरण हम लेकर आए थे उससे क्या प्रभाव पड़ा है। पहले तो उदारीकरण का मतलब समझ लो। उदारीकरण का मतलब समझने के लिए आपको व्यापार अवरोध समझना पड़ेगा। देखो, अगर सरकार चाहती है कि कोई चीज़ किसी देश के अंदर, हमारे देश के अंदर ना आए, तो सरकार क्या कर सकती है? व्यापार अवरोध लगा सकती है। वो ये नहीं बोल सकती कि नहीं हम नहीं ले रहे, सरकार दिमाग चलाएगी। वो ये बोलेगी भेज दो, जो भेजना है भेज दो। अब बस ये है कि जो भी चीज़ आ रही है ना उसमें हम 200% टैक्स लगाएंगे। अब वो बंदा बोलेगा, सोचेगा कि यार 200% अगर मैं टैक्स लगा के भेज रहा हूँ, मान लो कोई 10 रुपये की चीज़ है, यहाँ पर तो वो 30 रुपये की है, 200% टैक्स लगेगा उस पर, तो 100% कितना हो गया? 10 रुपये और 20%, यानी 30 रुपये की चीज़ हो गई, लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो अब वो भेजेगा ही नहीं, है ना। तो इससे क्या पता चला? इससे ना इनडायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट ने ये बता दिया कि हम आपकी चीज़ें खरीदना ही नहीं चाहते। इसी को कहते हैं व्यापार अवरोध। अब उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह कहा जाता है कि व्यापार अवरोधों को नहीं लगाना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। 1991 से पहले भारत के अंदर भी बहुत सारे व्यापारिक अवरोध लगे हुए थे। भारत के अंदर कोई भी एमएनसी आकर काम नहीं कर पाती थी। ठीक है, उन पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, पेपर वर्क ढंग से नहीं करा जाता था, है ना, धक्के खाने पड़ते थे उनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। तो इसी चीज़ को मैं आपको बता दूं कि इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए उदारीकरण की पॉलिसी लाई गई थी 1991 में, जिससे बहुत फ़ायदा भी हुआ था। ठीक है, तो ये देखो 1991 का जिक्र भी किया यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा आंसर आप रीड कर लेना। बाकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, यही सारे के सारे करके जाने आपको। ठीक है, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया पे? तो बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। 1991 में जो हमारी एलपीजी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इससे क्या प्रभाव पड़ा है? पहला तो यह है कि दूसरे देशों की जो एमएनसी है वो भारत के अंदर आने लगी है। साथ में जो भारतीय उत्पादकों को घरेलू बाजार में घरेलू बाजार से आगे पहुंचने का अवसर मिला, यानी इंडिया की कंपनी भी दूसरे देशों में, क्योंकि जब दूसरे देश की कंपनियों को इंडिया में हम आने दे रहे हैं तो वो भी हमारी कंपनियां अपने देश में आने दे रहे हैं, तो ये फ़ायदा हुआ है कि हमारे देश की कंपनियां भी बहुत आगे उत्पादन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय उत्पादकों को एमएनसी से विदेशी निवेश में कई तकनीकें मिली है, यानी इससे कहीं ना कहीं मतलब एक विदेशी निवेश भी मिला है, और टेक्निक वगैरह भी मिली है, टेक्नोलॉजी मिली है हमें दूसरे देशों की। और इससे क्या हुआ है कि लोगों को बहुत सस्ते दामों पर ब्रांड वगैरह की चीज़ें वगैरह मिलने लगी है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के जो बाजार है उनको कैसे एकत्रित करता है। देखो,
मैंने आपको बताया था कि जो विदेशी व्यापार है, विदेशी व्यापार से क्या होता है, दूसरे देशों से भी व्यापार होता है। इससे भारत की कंपनी दूसरे देश में जाकर व्यापार कर पाती है, दूसरे देशों में अपनी चीज़ें बेच पाती है, दूसरे देशों की चीज़ें हमारे देश के अंदर बिक पाती है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक बाजार का एकीकरण हो रहा है। और जो चीज़ें देखो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, इंडिया और नेपाल। इंडिया में और नेपाल में आप जाओगे ना, ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो सेम प्राइस की मिलेगी। थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, बट ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। जैसे इंडिया से आप साउथ कोरिया जाओ, बहुत डिफरेंस मिलेगा। ऐसे इंडिया और नेपाल में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जी इंडिया और नेपाल में? रीज़न इसका यही है कि बाज़ारों का एकीकरण हो रखा है ना। वो किस लिए हो रहा है? विदेशी व्यापार। एक तरह से नेपाल एक अलग कंट्री है, अलग एक तरह से विदेशी है वो, मतलब है तो यार अपने ही लोग, मतलब अभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं हम, लैंड बॉर्डर है हमारा तो उनके साथ। बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो ऐसे मान लो उनको विदेशी है वो, तो विदेशी व्यापार जो हमारा उनके साथ व्यापार वगैरह हो रहा है, चाहे रोड के रास्ते हो रहा हो, उससे बाजारों का एकीकरण हो गया है। ठीक है, तो यही है कि विदेशी व्यापार भी कहीं ना कहीं बाजारों को एकीकरण करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। और ये आप ये आंसर पढ़ के आंसर कर देना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। जैसे कि चाइना भी दूसरे देशों से चीज़ें मंगवाता है और अपनी चीज़ें दूसरे देशों में भेजता है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि दूसरे देशों का उससे व्यापार बढ़ रहा है और उसका कहीं ना कहीं बाजारों का एकीकरण हो रहा है। दोनों देश मिल रहे हैं जिससे भी व्यापार कर रहे हैं। जैसे हमारा है, हमारी पाकिस्तान के साथ नहीं बनती, ठीक है, हम व्यापार नहीं करते, और व्यापार नहीं करते तो और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम व्यापार नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। तो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी है ना हम वेस्ट के पास जाते थे ना, अमेरिका जैसी कंट्री के पास जाते थे और हम बोलते थे कि देखो पाकिस्तान ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मतलब क्या बोलता है वो, कहता है ट्रेड करो, ठीक है, ट्रेड करो, उनके साथ व्यापार करो, ये वो हमें सीख देते थे, है ना। ऑल तो जब उनके देश में भी कुछ ऐसा होगा तो हम भी यही राय देंगे, क्योंकि इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। बट मैं बता रहा हूँ कि लोगों की यही मानना है कि व्यापार जो है वो कहीं ना कहीं एकीकरण लाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल के उत्पादन की लागत को कम रखने के लिए क्या प्रतिबंध करती है, प्रबंधन करती है। तो वो क्या करती है कि जिस भी देश के अंदर किसी चीज़ की लागत कम है, उसी देश के अंदर से चीज़ें मंगवाती है और कुशल जो उसी देश के अंदर अपना प्लांट लगाती है, जहाँ पर क्या हो, सस्ते से सस्ते मजदूर वगैरह मिले, श्रमिक वगैरह मिले, और अनुकूल परिस्थितियों में ही अपनी फैक्ट्री वगैरह लगाती है। मतलब सिंपल है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी भी चीज़ों का प्राइस कम कैसे रख पाती है? वो ऐसी जगह अपनी फैक्ट्री लगाती है जहां पर परिवहन वगैरह सही हो, ठीक है, जहां पर श्रम जो है वो आसानी से उपलब्ध हो सके और कुशल हमारे श्रम हो, और साथ ही में वो उसी देश के अंदर अपनी फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाती है जहाँ की गवर्नमेंट भी सपोर्ट करे उनको, सरकारी नीतियाँ उनको सपोर्ट करे। ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी था कि एमएनसी एक कंपनी लगाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बाजार कैसे बदल गए हैं। ये बेसिकली एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं बताना, बस ये बताना है कि 1991 से पहले हम किसी के साथ व्यापार नहीं करते थे, बहुत कम व्यापार होता था। बट 1991 के बाद जो पॉलिसी आई है वैश्वीकरण की, है ना, एलपीजी की, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इनकी जो पॉलिसी आई है, एलपीजी की पॉलिसी आई है, इससे कहीं ना कहीं भारत को फ़ायदा हुआ है। हमारा बाज़ार एकदम से बदल गया है। अब पहले जो मतलब आप खुद सुनना, मतलब पहले जो जो चीज़ें हमें बाज़ार में मिलती थी उससे डबल ट्रिपल अलग अलग ब्रांड हमें बाज़ार में आज देखने को मिलते हैं। अलग अलग कंपनी के टीवी, फ्रिज, मोबाइल देखने के लिए मिलते हैं हमें। लास्ट है कि जो हमारा वैश्विक व्यापार संगठन है, जिसको मैंने आपको बताया भी था, डब्ल्यूटीओ के काम बताओ और इसके कार्य की व्याख्या करनी है। तो डब्ल्यूटीओ मैंने आपको बता ही दिया था कि वो क्या है, व्यापार पे नज़र रखता है। तो यही है कि वो ये देखता है व्यापार के बनाए हुए कानूनों को सब देश माने, ठीक है। और ये इसका ये कहना है डब्ल्यूटीओ का कि जो व्यापार बाधाएं होती है ना, जिसको व्यापार अवरोध भी कहते हैं, वो किसी भी देश को नहीं लगाने चाहिए। बट इसकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये हमेशा जो डेवलप कंट्री होती है ना, विकसित देश होते हैं, उन्हीं का ही साथ देती है, कभी भी हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्री का साथ नहीं देती, भेदभाव करती है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये वाली इस पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप ये पूरे के पूरे दोनों के दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वाली वीडियो देख रखी है ना PYQs की, तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो नहीं आएगा आपको। हर एक क्वेश्चन आपको आता होगा। लैंग्वेज क्वेश्चन की थोड़ी चेंज हो सकती है, इसी के लिए देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं। आंसर सेम ही था बट मैंने क्वेश्चन आपको जानबूझ के अलग अलग दिखाए हैं। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, मैं दिखा भी देता हूँ। टेलीग्राम चैनल हमारा मेन पॉइंट स्टडी का ये वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको ज्वाइन कर सकते हो। बस 11,554 बच्चे हैं यहाँ पर पहले से ही ज्वाइन।
तो आप भी ज्वाइन हो जाना है। देखो PDF मैंने देखो मुद्रा और साख की तो अपलोड कर दी, इसकी अपलोड करना बाकी है, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और भूगोल की भी हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं इतिहास के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने इतिहास की और सामाजिक विज्ञान की वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना। और मैं आज एक प्रेजेंटेशन की भी वीडियो डालूंगा कि आप अपना आंसर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो एग्जाम में, SST के एग्जाम में, तो उसको देखना मत भूलना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल है, जैसे कि मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट गेमिंग हो गया, एक बार दर्शन करवा देता हूँ, क्योंकि अब हम कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि अब आप 11th में जाओगे, कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ कॉमर्स लेंगे, है ना। आर्ट्स वाले तो चलो साथ रहेंगे, बट बाकी तो अलग अलग हो जाएंगे। तो आप ये बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेन पॉइंट टेक पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये हमारी वीडियोज़ है। जैसे मैंने देखो इसमें ये बताया है कि जो बेसिकली जो आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो फ़ोन पे, वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, प्रैक्टिकल में मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होता है ना। और ये मैंने बेसिकली ये बताया है कि मैं यूट्यूब पे कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मैंने बताई है। और साथ ही में जो हमारा गेमिंग चैनल है, गेमिंग चैनल को तो चलो मैं भी बहुत टाइम हो गया गेमिंग चैनल को तो देखे, ये मैंने सिर्फ 4 वीडियो डाली है, 6 महीने से वीडियो नहीं डाली। पासवर्ड याद है मेरे को, डोंट वरी, आप ये सोचो मत कि पासवर्ड मैं भूल गया। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है। आ जाना। देखो 2 दिन से मैं इस पर लाइव इसलिए नहीं आया क्योंकि अभी देखो आप टाइम देखो 12:08 हो रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो टाइम जो है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो बट मैं आप कसर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होने दूंगा, ये दिमाग में नहीं आने दूंगा कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने बच्चों के लिए 100% दिया है। बस इस चीज़ का रिग्रेट नहीं चाहता कि यार अगर मैं थोड़ा सा और वीडियो बना देता बच्चों के लिए तो ज़्यादा अच्छा करके आते एग्जाम, तो ये चीज़ नहीं चाहता मैं, इसलिए मैं पूरी रात जगने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। चलो बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर लेना। देखो हिस्ट्री का तो मैंने पूरा लाइव सेशन लिया था हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा इतिहास का, है ना। तो इसको आप देख लेना, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, 3 घंटे में दोनों बुक कवर हो जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इसी बात पे मेरे को बताना कि जो वंदे मातरम है वो किन्होंने लिखा था, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।